परम आदरणीय गुरुजी श्री आचार्य सचिदानंद जी, गुरुजी परवीन जी भाटिया सर और सम्मानित मंच पर विराजमान और मंच के उस पार विराजमान आप सभी आदरणीय व्यक्ति को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज डाबला की इस पावन धरा पर आना के सौभाग्य जो मुझे प्राप्त हुआ वो मेरे लिए बहुत ही एक गौरव की बात है, क्योंकि डाबला मेरा एक गृह क्षेत्र भी है। जो वक्ता आदरणीय वक्ता सब यहाँ बैठे हैं, शायद मैं उनमें सबसे छोटा हूँ, तो मैं मेरे अनुभूति के अनुसार कुछ विचार आपके साथ आज साझा करने का जो मुझे सौभाग्य मिला है उसमें अपने बात करेंगे। क्योंकि मैं लो फील्ड से ताल्लुक रखता हूँ, तो मैं क्यों आज इस बालिका अधिवेशन को थोड़ा लो फील्ड से कनेक्ट करके अपने बात करते हैं। जैसे अभी प्रश्न में बात आई थी कि लड़की और लड़के के भेदभाव में शिक्षा में, तो जो भी यहाँ सब भी उपस्थित है, सब बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, संस्कारी लोग हैं, सब संविधान की बहुत चर्चा करते हैं, चर्चा करते रहते हैं कि संविधान में क्या है क्या नहीं है। पर मैंने जो अनुभूत किया, जब बेटे और बेटी की शिक्षा की बात आती है तब संविधान की मूल प्रस्तावना और अनुच्छेद 14 को अपने दरकिनार करते हुए बेटे की शिक्षा को बहुत महत्व देते हैं, तब संविधान पता नहीं कहां चला जाता है। संविधान की मूल प्रस्तावना और अनुच्छेद 14 ये कहता है कि समानता का अधिकार है। मेरी बहनों, आपको बताता हूं कि आप समान अधिकार हो। आप घर में कहिए कि हमें हमारा मूल अधिकार है कि बेटे और बेटी में फर्क नहीं होना चाहिए। ये आपका एक मूल अधिकार है, इसके लिए आपको स्वयं आवाज उठानी पड़ेगी। और अगर ये जेंडर डिफरेंस अपने घर में नहीं होता तो शायद आज यहाँ बालिका अधिवेशन की जगह एक शिक्षा अधिवेशन कर रहे होते, जो कि हम सब के लिए एक बहुत हर्ष और उल्लास की बात होती। वैसे गुरुजी, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। जुडिशरी और लॉ फील्ड में मुझे लगता है कि आने वाले 2 या 3 साल में अपने को बालक अधिवेशन रखने की जरूरत हो सकती है। क्योंकि जो न्यायपालिका की न्यायिक सेवा की जो लास्ट 5 बैचेस हैं, उसमें से 535 में से 335 गर्ल्स हैं, ओनली 195 बॉयज है। तो मुझे लगता है जुडिशरी और लॉ फील्ड में अपने को कहीं ना कहीं बालक अधिवेशन की बहुत जल्दी जरूरत हो सकती है। अपने को इस अधिवेशन रखने की क्यों जरूरत होती है? क्योंकि समाज में कोई ना कोई समस्या होती है, उस पर फिर अपने मंथन चिंतन और अधिवेशन करते हैं, फिर उसके मार्गदर्शन लेते हैं। आज हम सब अपने यहाँ एक मार्गदर्शन के लिए इकट्ठा हुए हैं, और यहाँ पर जब मार्गदर्शन के लिए इकट्ठा होते हैं तो समाज के समूह की बहुत जरूरत होती है। मैं कोई यहाँ पे भाषण देने नहीं आया हूँ आज। जो मैं ये चाहता हूँ कि आज मुझे जो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, उससे अगर कोई मेरी बहनें इंस्पायर हो या जिनसे मैं इंस्पायर हूँ, उनसे कोई अगर इंस्पायर होता है तो डाबला की इस ऐतिहासिक भूमि पर गुरु जम्बेश्वर भगवान के आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से और डाबला बिश्नोई प्रबंधक समिति के सहयोग से जो कार्यक्रम रखा है, उसमें जो मेरे आने का लक्ष्य था वो बहुत सफल हो जाएगा। मैंने मेरे जीवन में बहुत कुछ सीखा। मैंने मेरे दादा दादी जी, माता पिताजी, चाचा चाची, ताऊ ताई जी, भाई बहन से संयुक्त परिवार में बहुत कुछ सीखने को मिलता था। मैंने देखा कि हम जो करते हैं स्वयं के लिए करते हैं। हमारे माता पिता, परिवारजन हमारी शिक्षा के लिए, हमारे रहन सहन के लिए, खान पीन के लिए जो चीजें देते हैं या जो करते हैं हमारे लिए, वो हमें लगता है कि उनका कर्तव्य है, बट वो नहीं है। वो उनका एक आत्म संतुष्टि के लिए वो सब देते हैं कि जिन चीजों से हम वंचित रहे वो हम अपने बेटों को, आने वाली युवा पीढ़ी को या आने वाली भावी पीढ़ी को उन चीजों से वंचित ना रहे, इसलिए वो इतने कठिन परिश्रम और प्रयास करते हैं। तो उन चीजों से जो मैंने सीखा, तो मैंने ये देखा कि जो कंपटीशन अपना होता है वो स्वयं से होता है, ना कि किसी और से होता है। अपनी जो धारणा रहती है वो ये रहती है कि यार मेरे पड़ोस में है जो उसके कितने मार्क्स है, मेरे पड़ोसी के कितने आए। तो सबसे पहले जो आंकलन होता है, सेल्फ एनालिसिस, स्वयं आंकलन बहुत जरूरी है जीवन में। जब तक आपको अपनी क्षमताएं, अक्षमताएं, अपने प्लस नेगेटिव नहीं पता होंगे तो आप अपने पड़ोसी से क्या कंपटीशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले खुद से अपनी लड़ाई लड़िए कि हाँ मैं क्या कर सकता हूँ जीवन में, क्या नहीं कर सकता। मैंने मेरा लक्ष्य बनाया था जब मैं 12th पास आउट हुआ, उसके बाद मैंने जीवन का एक लक्ष्य बनाया कि मेरे को न्यायिक सेवा में जाना है। जब मैंने वो लक्ष्य बनाया तो उस लक्ष्य को मैंने परिवार के साथ साझा किया। तो जो ये एक परिवार में और आपका एक संबंध है ना, जो अटूट रिश्ता है परिवार के साथ, उसको आप हमेशा साझा कीजिए, दोस्त की तरह रहिए आप परिवार के साथ। अपने परिवारजन से अपना लक्ष्य साझा कीजिए, वो आपको उसमें संसाधन दे सकते हैं, आपको उस पथ पे चलने का मार्ग बता सकते हैं। बट चलना तो आपको ही है, पढ़ना तो आप लोगों को ही है बहनों। तो इसी चीज को मैं कहता हूं, अभी जैसे विवेकानंद जयंती थी 12 जनवरी को,
जिसे हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में बनाते हैं। और आने वाली युवा पीढ़ी, भावी युवा पीढ़ी बहनें जो मेरे सामने बैठी है, उनसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप लोगों ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया उस दिन? विवेकानंद जी के अपने लक्ष्य के प्रति जो रहते हैं, उनसे बड़ा इंस्पिरेशन कोई हो नहीं सकता किसी के लिए। तो अगर नहीं किया तो अब कर लीजिए, अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए जीवन में। बिना लक्ष्य कुछ आपका जीवन में कोई स्थिरता नहीं रहेगी। लक्ष्य बहुत जरूरी है जीवन में। मैंने मेरा लक्ष्य डिसाइड किया, फिर परिवार के साथ डिस्कस किया, मैं पढ़ने गया, तो लक्ष्य में बहुत जरूरी है। और यहाँ उपस्थित मेरी बहनों के माता पिताओं से भी मेरी एक विनती है, जो लक्ष्य तो आपकी बच्चियां डिसाइड करें, उसमें आप पंख लगने का काम कीजिएगा, पंख काटने का काम कभी मत कीजिएगा। ये मन से निकाल दीजिए कि बेटा बाहर जाके पढ़ सकता है। क्यों भाई, बेटियों को क्या अधिकार नहीं है बाहर जाके पढ़ने का? अगर शायद ऐसा सोचते तो आज हमारे सामने परी जी और नहीं बैठे रहते। तो ये चीज है जो परिवार में अपनी ये धारणा रहती है ना कि बेटा बाहर जाके पढ़ेगा, बेटी को पास में रखेंगे। तो क्या आप अपनी बेटी के लिए क्या उनके साथ नहीं जा सकते बाहर? ऐसा क्यों फर्क रहता है? तो अपना माता पिताओं से है ये रिक्वेस्ट, घबराना मत बहनों कभी भी। समस्या हर लक्ष्य आप जो डिसाइड करते हैं उसमें समस्या आएगी। आप तो बस उस लक्ष्य को देखना, जैसे जैसे समस्या आए, जैसे जैसे अपनी ऊर्जा और मेहनत को दोगुना करते हुए उस रास्ते पे चलते जाना। मक्खन पे लकीर तो हर कोई बना लेता है, पत्थर पे लकीर बनाने का जो आनंद, सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, वो चीज आपको मोटिवेट करेगी खुद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। जैसे कि सूर्य की तप से समुद्र खाली नहीं होता, वैसे इन समस्या से आपको अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना। जब लक्ष्य बना ही लिया तो क्या उसमें कठिनाई और क्या उसमें देखें? आपको तो बस अपना लक्ष्य दिखना चाहिए, जो कि मुझे दिखा था कि मेरे को मेरा लक्ष्य है कि न्यायिक सेवा में चयन करवाना है, तो वही करवाना है। जब रिजल्ट की चिंता अपने को क्यों करना, जो अपना एक परमात्मा के साथ अटूट और अनमोल रिश्ता है। अगर परीक्षा के परिणाम की चिंता अपने करेंगे तो ऊपर परमात्मा का क्या काम है? बहुत कुछ होता है जो आपका वो रिश्ता है ना, वो आपको बहुत अपने लक्ष्य के लिए मेंटली प्रिपेयर रखेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग रहिए उस रिलेशन पे, उस रिश्ते पे, अटूट रिश्ते पे विश्वास रखिए। मैंने उसी भी इस रिश्ते पे विश्वास रखते हुए ये चीज सोचा था। मैंने मेरे जीवन का एक मूल मंत्र बना लिया था, डू योर वर्क, डू इट विद ऑनेस्टी, डू इट विद इंटेलिजेंस एंड लीव द रेस्ट थिंग ऑन द कर्मा। आप अपना कार्य कीजिए, सच्चे मन से कीजिए, मेहनत से कीजिए, बाकी परम पिता परमेश्वर गुरु जम्बेश्वर भगवान पे छोड़ दीजिए। ये जो डिग्रियों के लिए अपने भागते रहते हैं, ये सिर्फ कोई मंजिल नहीं है अपनी। डिग्री 10th की ले ली, 12th की ले ली, ये मंजिल नहीं थी अपनी। 10th की ली 12th में पास होने के लिए, 12th की ली ग्रेजुएशन करने के लिए। तो आपकी मंजिल सब डिग्रियों के बाद एक संपूर्ण व्यक्ति जो बनते हैं वो आपकी मंजिल होनी चाहिए, ना कि ये डिग्रियां मंजिल होनी चाहिए। ये डिग्रियां तो सिर्फ और सिर्फ एक जरिया है उस मंजिल पे जाने के लिए जो अपनों ने अपने रग रग में लक्ष्य सोच रखा है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक जरिया है। कुछ नया सीखने के लिए या करने के लिए कोई उम्र नहीं होती, कोई वक्त नहीं होता, या समाज के लिए कुछ करने के लिए कोई वक्त नहीं होता, आपको वक्त निकालना पड़ता है। आज मेरा तो गृह क्षेत्र था, मेरे लिए यहाँ आना बहुत आसान था, बट परी जी, श्याम जी और गुरुजन, इन सब के लिए यहाँ आना बहुत कठिन था। गुरुजी का तो मध्य प्रदेश से आए हैं, परी जी सिक्किम से, श्याम जी पाली से। तो जो भी आज के युवा हैं उनके लिए वहां से आना बहुत कठिन था। तो समाज के लिए समय और खुद के लिए समय निकालना पड़ता है। ये चीज भी आप इन सब से जरूर सीखिएगा। जब अपने लक्ष्य को प्राप्त हो जाता है, बस सफलता जो मिलती है, जैसे भी ये प्रश्न उठा कि जब सफल होते हैं तभी समाज देखता है, वो आप नजरिया बदलिए। मैंने मेरा नजरिया बदला, मैंने कंपटीशन की तैयारी की। मैं मेरी सफलता मेरे माता पिता, मेरे परिवारजनों की आंखों में देखता था। जो आपका जो रहता है वहां पे, परीक्षा देने से पहले दिन आप अपने माता पिताओं से बात कीजिए, जो उनकी आवाज, खुशी, वो आपकी सफलता है। हर कोई सफल नहीं होता, पोस्ट बहुत लिमिटेड रहती है, बट आपको अपनी सफलता अपने माता पिताओं के आंखों के अंदर मोतियों के रूप में चमकती हुई और परिवारजनों के अंदर जो चमकती हुई मिलेगी, वो आपकी असली सफलता है। तो जो ये डर रहता है ना अपने अंदर कि समाज उस नजरिए से देखेगा, समाज में कौन है? अपने। बदलाव समय के साथ आते हैं, तो बदलाव तो जरूरी है। सफलता उन आंखों में तलाशिए, ना कि अपने इर्द गिर्द तलाशिए कि पड़ोसी बोल रहे हैं कि सफल है तो सफल है। हर सफलता अपने साथ बहुत सारी बुराइयां भी लेके आती है, हमें उन बुराइयों से भी बहुत बचना होता है। मैंने
अभी रिजल्ट आने के बाद जिनसे भी मैं मिला, गुरुजनों से या बड़े सब जितने भी मैं इंस्पिरेशन सबसे मिला, उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि सफलता से साथ बहुत बुराई आती है। ये बात मुझे मेरे रिजल्ट आने के 5 मिनट बाद मेरे दादाजी ने मेरे कान में आके बोली थी। तब मैं सोचता था कि ये बातें क्यों करते हैं। पिछले 2-3 महीने में मैंने इसी चीज को देखते हुए देखा, तो सही बोलते हैं वो लोग, सफलता के साथ बुराई तो आती है। सफलता को पचाना भी इतना इजी नहीं है जितना उसको पाना इजी है। मुझे लगता है कि सफलता को पचाना सबसे ज्यादा कठिन कार्य है। तो हमें उस सफलता को पचाना भी सीखना चाहिए। हम क्या करते हैं कि सफलता के बाद हम भूल जाते हैं कि जिस अर्श पे हम पहुंचे हैं उसके नीचे नींव किनकी लगी हुई है। गुरु जंबेश्वर महाराज के 29 नियमों की, परिवारजनों की, गुरुजनों की नींव तो इन्होंने ही बनाई। हम लोग इनको ही दरकिनार कर देंगे। गुरु जंबेश्वर महाराज के जो 29 नियमों का दायरा है उसमें हम अगर लिबरल होने लग जाएंगे या अपने परिवार को भूल जाएंगे तो फिर हमारी सफलता को अर्श से फर्श पे आते हुए समय नहीं लगेगा। बहनों, ये बात हमेशा सोच के रखना। ये मैंने यही सीखा रिजल्ट आने के बाद। अब ये जो अनुभव किया, सभी बैचमेट से या सबसे किसी से बात होती थी, सब कहीं ना कहीं ये चीजें मैंने अनुभव की। मेरे भी विचार आते हैं, पर जो परिवारजनों और गुरुजनों की जो बातें, गुरु जंबेश्वर महाराज के जो 29 नियम है, अगर उनको आपने अपने अंदर समरण कर लिया तो मेरे को लगता है कि आपकी सफलता के साथ जो बुराई आएगी उन पे आप सबसे पहले विजय हासिल करेंगे। आप सभी का मेरे को लगता है समय का थोड़ा अभाव है, मैं काफी लंबा ले गया हूं इस चीज को। अपने इसी चीज को यहीं विराम करते हुए आप सबका शुक्रिया जिन्होंने मुझे ध्यानपूर्वक सुना। आप सबके सब्र का शुक्रिया जिन्होंने इतना सुना, और डाबला प्रबंधक समिति का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। बहुत ही शानदार और अद्भुत। ये बात इन्होंने साबित कर दी कि वकील वकील ही होता है। कुछ तो अब आपके लिए सदन से कुछ प्रश्न है। श्रीमान डेनिस बिश्नोई। जरूर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मेरा नाम पूजा बिश्नोई है और मैं श्री गुरु जंबेश्वर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 12 की छात्रा हूँ। सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपका आरजेएस का सफर कैसे रहा? आप एक प्रैक्टिस लॉयर भी थे और आप इस प्रणाली को बहुत नजदीकी से जानते भी हैं। जहाँ तक मेरा मानना है कि न्यायालय में कोई भी मामला होता है वो वकील ही लेके आता है और वकील इसे अनावश्यक रूप से लंबा भी करता है, और शायद इसी वजह से न्यायिक देरी, शायद यही न्यायिक देरी का कारण भी बनता है। तो सर, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। आज की एक जो मूल समस्या है, सब करंट इशू के तो क्वेश्चन है। बहुत शानदार क्वेश्चन है पूजा जी आपका। ये वकील की नहीं रहती, कहीं ना कहीं अपनी कमी भी रहती है। अपने जब ये चीज मैं डेली फेस करता हूँ। पिताजी के पास फोन आते हैं सुबह 8 बजे, 7:30 बजे फोन स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो लोग यही बोलते हैं आज हम आए या ना आए, आप देख लीजिए, बिना आए काम चले। तो इसमें कहीं ना कहीं रोल तो अपना भी रहता है कि जो पेंडिंग लिटिगेशन है उसमें, तो मैं जो आरजेएस बना उसके बाद जो मैं लक्ष्य की बात कर रहा था, तो मैं मेरे जीवन में आरजेएस बनते ही मैंने ये लक्ष्य किया था कि जो ये पेंडेंसी है लिटिगेशन में, इस चीज को ही मेरा जीवन का लक्ष्य बनाना है और एक सफल जज बनके पेंडेंसी को सबसे पहले कम करना है। तो वो अपने सबके सहयोग से हो सकता है। जैसा कि मैंने बोला कि समाज के समूह से, तो न्यायालय परिसर में सबके समूह से ही वो पेंडेंसी कम हो सकती है। अधिवक्ता, न्यायाधीश के कोर्ट स्टाफ और जो पार्टीज होती है, उन सबके सहयोग से ही फास्ट लिटिगेशन हो सकता है। आप लोग आना, देखना न्यायालय परिसर में ऐसे ऐसे जजमेंट्स भी है जो नाइट में भी हुए, रात को भी न्यायालय खुला है, तो सबके सहयोग से ही खुलता है। अगर जज साहब अड़िग रह जाएंगे मैं तो रात को खोलूंगा, वकील साहब कहीं मैं नहीं आऊंगा या पार्टी कहीं मैं नहीं आऊंगा, तो जज साहब क्या कर लेंगे? वो जो पूरा स्तंभ है जुडिशरी के पिलर, अपने बात करते हैं कि इंडिया के पिलर 3 हैं, अब मीडिया को चौथे पिलर के रूप में देखते हैं, बट जुडिशरी के भी काफी सारे पिलर्स होते हैं। जज का स्टाफ, कोर्ट प्रीमिसेस, आफ्टर अधिवक्ता, पार्टीज, ये सब जुडिशरी के पिलर्स है। अगर ये 5 पिलर मिले, ये 5 समूह अगर मिल जाए तो पेंडेंसी शायद नहीं रहेगी अपने। थैंक यू सर। वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्य का निर्धारण कर लो और बाकी जो चीज़ें हैं वो ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो। किसी कवि ने कहा है कि राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा,
तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो कि नीर कहाँ तक जाएगा, खींच धनु की डोर निशाना साध अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब